गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे प्रश्नों को दोस्तों हम पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में सोल्व करेंगे। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपकी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। ई पंचायत पुरस्कार 2020 को किसने जीता? इसको जीता है ऑप्शन नंबर यानी कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने। और दोस्तों इसकी घोषणा की केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने। अब देखिए दोस्तों इस पुरस्कार को दिया क्यों गया? दिया इसलिए गया कि हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जितने भी ग्राम पंचायत हैं, कितने पंचायत है तो 3226 ग्राम पंचायत है, उनको इंटरनेट की सुविधा से जोड़ दिया गया है। और वहां पर जितने भी काम किए जाते हैं, जितने भी एक्सेस किए जाते हैं दोस्तों, वो पूरे के पूरे ऑनलाइन तरीके से सुचारू रूप से किए जाते रहे। कौन कौन से काम किए जा रहे हैं अभी दोस्तों? जैसे में किसी व्यक्ति को अपना परिवार का रजिस्ट्रेशन कराना हो, जन्म मृत्यु दर का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, किसी की शादी हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन कराना हो, और सिंपल तौर पे दोस्तों जितने भी हमारे आवासीय प्रमाण पत्र हो गए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ओबीसी का डॉक्यूमेंट बनाना हो, SC ST का डॉक्यूमेंट बनाना हो दोस्तों, और सिंपल हमारा जो आधार कार्ड है उस पर करेक्शन करवाना हो, सारा का सारा यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से सुचारू रूप से किया जाता है। इसीलिए इस पुरस्कार को दिया गया है अब की बार हिमाचल प्रदेश को दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में। जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी है शिमला। इसके परिणाम के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, और यहाँ की पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4। और दोस्तों ये केंद्रीय प्रदेश था 1 नवंबर 1956 से लेकर के जब तक ये राज्य नहीं बना। राज्य कब बना तो 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, पक्षी है जजुराना, फूल है गुलाबी बुरांस, और वृक्ष यानी कि पेड़ है हिमालयी देवदार। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए तथा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि TIFF 2020 के 45वें संस्करण के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों नामित किया गया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को संयुक्त रूप से दोस्तों नामित किया गया है। अब देखिए दोस्तों ये भारत की तरफ से इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन TIFF की तरफ से दोस्तों 50 राजदूतों को घोषित किया गया, नामित किया गया इसके अंतर्गत में। अब देखिए दोस्तों ये 45वां संस्करण है अब की बार का, तो इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो इसको दोस्तों पहली बार इसका 1976 में इसका आयोजन किया गया था। अब देखिए इसका आयोजन किया क्यों जाता है? इसका आयोजन इसलिए किया जाता है कि जितने भी फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं और उनके कार्य हैं दोस्तों, उनको स्वीकार करना और उनको अवार्ड देना और जश्न मनाना इसका मेन काम है। इसीलिए इसको हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों ये पहली बार है कि जब TIFF का वर्चुअली तौर पर आयोजन किया जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन तौर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए आयोजन किया कब जाएगा दोस्तों? 10 से लेकर 19 सितंबर 2020 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे दोस्तों? कार्यक्रम है फिजिकल स्क्रीनिंग, ड्राइव इन, डिजिटल स्क्रीनिंग, वर्चुअल रेड कारपेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे दोस्तों अलग अलग कार्यक्रम इसके अनुसार किए जाएंगे। और दोस्तों एक बार हो याद कि ये पहली बार है जब इसको वर्चुअल तौर पर, ऑनलाइन तौर पर इसको आयोजन किया जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसका आयोजन कर कौन रहा है? तो इसका आयोजन कर रहा है शिफ्ट 72। कौन? शिफ्ट 72 नाम की दोस्तों एक कंपनी है, वो इसका आयोजन कर रही है। ठीक है, और दोस्तों जितने भी दर्शक इसको देखने वाली अब की बार इसमें ऑनलाइन तरीके से जुड़ सकते हैं और इसका लुफ्त उठा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जो TIFF है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है टोरंटो। और टोरंटो कहाँ है? तो दोस्तों टोरंटो है कनाडा में। ठीक है, इसके पेन टाइम के निदेशक और सह प्रमुख है कैमरन वैली। ओके, और इसके कार्यकारी निदेशक और सह प्रमुख है दोस्तों जोआन बेसेंट। कौन? जोआन बेसेंट इसके पेन टाइम के कार्यकारी निदेशक और सह प्रमुख हैं। ओके, अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। किस राज्य ने 29.53 वर्ग किलोमीटर तिलाड़ी वन क्षेत्र, डोडामर्ग और सावंतवाड़ी रेंज को रिजर्व क्षेत्र के रूप में घोषित किया? तो घोषित किया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र की तरफ से। अब देखिए दोस्तों जो तिलाड़ी वन क्षेत्र है वो पाया कहाँ जाता है? दोस्तों महाराष्ट्र का एक जिला है सिंधुदुर्ग जिला। कौन सा? सिंधुदुर्ग जिला में दोस्तों ये
पाया जाता है मुख्य रूप से। अब देखिए दोस्तों, ये सिंधु दुर्ग जिले का पहला रिजर्व है, महाराष्ट्र राज्य का ये 62वां रिजर्व है, तथा जो पश्चिमी घाट है उसका 13वां रिजर्व है। एक बार सुनिए, सिंधु दुर्ग जिले का पहला रिजर्व है, महाराष्ट्र राज्य का 62वां रिजर्व है और पश्चिमी घाट का 13वां रिजर्व है। दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इसकी घोषणा क्यों की गई रिजर्व क्षेत्र के रूप में? दोस्तों इसकी घोषणा इसलिए की गई कि जो भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में प्राणी आते हैं, फूल आते हैं, पौधे आते हैं, पेड़ आते हैं और वन जीव में रहने वाले जीव आते हैं दोस्तों, उनको संरक्षण के लिए इसको रिजर्व क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया और विशेष तौर पर जो भी बाघ हैं उनका संरक्षण करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन कौन से जीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं दोस्तों। तो पहले तो बाघ पाया जाता है, फिर दोस्तों हमारा हाथी पाया जाता है, फिर तेंदुआ, बाइसन, सांभर, हिरण और भौंकने वाले हिरण तथा चौसिंगा नाम के दोस्तों अलग अलग जीव यहां पर पाए जाते रहे दोस्तों। इनको बचाने के लिए इसको घोषित किया गया वन क्षेत्र के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो तिलाड़ी जो अभयारण्य दोस्तों, ये इसका दूरी कहां पर यानी कहां तक ये फैला हुआ है? ये फैला हुआ है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की सीमा के पास। कहां पे? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की सीमा के पास दोस्तों। अब देखिए, गोवा में एक महादेई अभयारण्य है और कर्नाटक में भीमगढ़ है दोस्तों। इन दोनों को जोड़ने का एक काम करेगा तिलारी वन क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका महत्व क्या है, यहाँ पे कौन कौन से तरह के जो हमारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और कई अलग अलग तरह के वन जो अलग जगह पर नहीं पाए जाते हैं, तितलियां और फूल यहाँ पर दोस्तों पाए जाते रहे। ठीक है, हमने इस प्रश्न के बारे में डिटेल में देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जो भी हमारा इकोसिस्टम है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज से प्रश्न काफी अधिक बार पेपर में पूछे जाते रहे, इसीलिए आपको इसको ध्यान से याद करना होगा। ओके, अब हम देखेंगे महाराष्ट्र के बारे में। जो महाराष्ट्र है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी दोस्तों गर्मियों की मुंबई और ठंडियों की नागपुर। और आमतौर पर दोस्तों जब पेपर में आए तो आप मुंबई लगा दीजिएगा अगर ये दोनों में से ना हो तो, ऐसा पूछा ना गया हो तो। इसके चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। अब राज्य कब बना था? तो 1 मई 1960 को राज्य बना था। और किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है? तो बंबई हाई कोर्ट के अंडर में आता है। ठीक है, इसके बेंच टाइम के चीफ जस्टिस हैं वीपी धर्माधिकारी। और महाराष्ट्र का राजकीय जानवर है भारतीय गिलहरी, पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर, फूल है जरूल और वृक्ष है आम का पेड़। ओके, अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। स्विस बैंकों में अपना धन रखने के मामलों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 77वां नंबर। अब देखिए दोस्तों, जो ये आंकड़े हैं, जो ये रिपोर्ट है, इसको जारी किसने किया? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड का एक केंद्रीय बैंक है स्विस नेशनल बैंक, उसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। दोस्तों ये रिपोर्ट जो है ये पिछले साल यानी कि 2019 तक का ये रिपोर्ट जारी किया गया और इसके अनुसार भारत है 77वें स्थान पर। और दोस्तों 2018 में भारत 74वें स्थान पर यानी कि 74 नंबर पर हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें इतना धन रखा हुआ है, उसका कितना % भारतीयों का धन रखा गया है? दोस्तों 0.06% इसमें धन रखा गया है, वो केवल भारतीयों का, इंडियनों का। ठीक है, अब देखिए भारत है 77 नंबर पर, तो नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। इसका दोस्तों धन रखा गया है टोटल 27%। ठीक है, 2 नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, 3 नंबर पर वेस्ट इंडीज और दोस्तों हमारे पड़ोसी देश में आते हैं। सबसे पहला दोस्तों 85 नंबर पर बांग्लादेश, 99 नंबर पर पाकिस्तान, 118 नंबर पर नेपाल, 148 पर श्रीलंका और 186 पर म्यांमार और 196 पर भूटान आता है। दोस्तों हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हमने देखा ये किस किस नंबर पर आते रहे हैं। ओके, अब हम जानेंगे किसके बारे में? दोस्तों स्विट्जरलैंड के बारे में, क्योंकि वहीं के बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। जो स्विट्जरलैंड है इसकी राजधानी है बर्न, इसके परिणाम के प्रेसिडेंट है सिमोनिटा सोमोरुगा और दोस्तों इसके फेडरल चांसलर है वाल्टर थुनेर। और यहाँ पे मुद्रा करेंसी चलती है स्विस फ्रैंक नाम की यहाँ पर करेंसी चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीबी के नियंत्रण करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य
50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला दोस्तों कौन सा। अब देखिए अलग अलग कैटेगरी में दोस्तों ये रैंकिंग जारी की गई, जिसको हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है जिसको ये अवार्ड दिया गया। नंबर 1 रहा है दोस्तों, ये रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात रहा है नंबर 1। अब देखिए इसका उद्घाटन किसने किया, इसको लॉन्च किसने किया, तो इसको लॉन्च किया दोस्तों आपको ये इमेज में देख रहे हैं, भारत के टाइम के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, और दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं ये कौन है दोस्तों, अश्विनी कुमारी चौबे। इन्होंने दोस्तों इसको लॉन्च करने का काम किया है। ठीक है, अब देखिए इस रिपोर्ट को बनाया गया दोस्तों, इस रिपोर्ट को बनाया सेंट्रल टीवी डिवीजन ने इस रिपोर्ट को बनाया है। ठीक है, इस रिपोर्ट को अब जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 2019 के दोस्तों ये रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऐसे कितने व्यक्ति हैं, यानी कितने मामले हैं टीबी के। दोस्तों टीबी के मामले हैं 24.04 लाख। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो रिपोर्ट जारी की गई है ये 3 महीनों के अंदर में ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि जो टीबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरोलोक्लाइसिस। क्या है, ट्यूबरोलोक्लाइसिस इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसको आप याद कीजिएगा और काफी अधिक बार पेपर में पूछा जाता रहा। अब देखिए जो टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए जो विश्व ने दोस्तों अपना जो समय सीमा रखी है वो कब तक रखी है, तो 2030 तक की समय सीमा रखी है टीबी को खत्म करने की, लेकिन भारत ने इसकी समय सीमा रखी है 2025 तक इसको भारत से खत्म करने की। दोस्तों आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों हम रैंकिंग देखते हैं, पहला रैंकिंग देखेंगे कौन सी, जिसने 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य दोस्तों, पहले नंबर पर तो गुजरात, 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश और 3 नंबर पर हिमाचल प्रदेश। अब देखिए 50 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में नंबर 1 रहा है त्रिपुरा और नंबर 2 नागालैंड। अब केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 दादर और नगर हवेली और 2 नंबर पर है दमन और दीव। दोस्तों अब देखिए जो टीबी डे यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, हर साल दोस्तों मनाया जाता है 24 मार्च को ये मनाया जाता है। और अब की बार की थीम है इट्स टाइम, अब की बार की इसकी थीम है। और दोस्तों इसका अब की बार का भारत का अभियान कौन सा, अभियान का नाम है दोस्तों टीबी हारेगा देश जीतेगा भारत का दोस्तों अभियान रहा है हमेशा से। ओके, अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए, राचेल प्रिश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से क्रिकेट खेलती थी। दोस्तों खेलती थी ऑप्शन नंबर, यानी कि न्यूजीलैंड टीम की तरफ से वो क्रिकेट खेलने का काम करती थी और न्यूजीलैंड के दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज रह चुकी हैं। ठीक है, अब न्यूजीलैंड की तरफ से उन्होंने 87 ओडीआई यानी कि जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होता है वो इन्होंने खेलने का काम किया है और 75 2020 यानी कि जो T20 मैच होता है वो खेला है और ये न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। ओके, और इनका दोस्तों करियर रहा है वो काफी लंबा रहा है, 13 वर्षों का इनका करियर है। अब देखिए इन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन ये क्रिकेट खेलती हुई नजर आएंगी। कहाँ दोस्तों खेलती हुई नजर आएंगी, तो ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट की दोस्तों एक लीग है, लीग का नाम है क्रिकेट तस्मानिया। क्या, क्रिकेट तस्मानिया नाम की लीग है, वहां पर खेलती हुई नजर आएंगी क्योंकि वहां उन्होंने के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों अब देखिए कौन से सीजन में, तो 2020-2021 के सीजन में। अब देखिए कौन से टीम की तरफ से, तो तस्मानियाई टाइगर्स, कौन सा, तस्मानियाई टाइगर्स की तरफ से ये खेलती हुई नजर आएंगी और उसका कैप्टन भी यही है। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में। जो न्यूजीलैंड है इसकी राजधानी है वेलिंगटन, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिन अर्डन और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, इसकी मुद्रा है। जो आपको इमेज में दिख रहा है ये कौन है, ये है न्यूजीलैंड। और दोस्तों जो अगला 2023 में जो महिलाओं का फुटबॉल का दोस्तों मैच होगा, जो वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से। ओके, अगला प्रश्न, पहला राज्य जिसने लघु मध्यम और बड़े स्तर के उद्योगों के लिए अपने उद्योग अधिनियम में संशोधन किया है, तो संशोधन किया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक सरकार की तरफ से। अब देखिए जब ये निर्णय किसके द्वारा और कहां लिया गया, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को लिया गया। अब देखिए कौन से अधिनियम में इन्होंने संशोधन किया है, तो दोस्तों कर्नाटक उद्योग अधिनियम 2002 में उन्हें संशोधन करने का काम किया। अब देखिए संशोधन किया क्यों है, तो जितने भी विदेशी कंपनियां हैं दोस्तों उनको कर्नाटक में उद्योग लगाने के लिए, आगे बढ़ने के दोस्तों इसको निर्णय को लिया गया है। अब देखिए निर्णय क्या लिया गया, अगर किसी व्यक्ति को अपने व्यापार का लाइसेंस लेना हो,
कोई सा भी भवन की जो निर्माण है उसकी कार्यावधि चालू करनी हो, किस व्यक्ति को कब तक रखना है, किसको कब तक निकालना है, दोस्तों ये सारी की सारी सुविधा उस व्यक्ति को सौंप दी गई। यानी कि इसमें जो भी सरकार है कोई सा भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी दोस्तों? 3 सालों तक हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, और इसको पास किसने किया? तो पास किया कर्नाटक सरकार ने। अब देखिए ऐसा करने वाले 2 राज्य और हैं, पहले कौन से? गुजरात और राजस्थान। लेकिन इस अधिनियम को सबसे पहले कर्नाटक ने पास किया, इसीलिए पहला राज्य बन जाता है। ओके, अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए, किसने व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम द नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल की वेबसाइट शुरू की? इसको शुरू किया का ऑप्शन नंबर, यानी कि नीति आयोग ने इसको शुरू किया। किसके सहयोग से? तो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन केंद्र के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया। दोस्तों अब देखिए इसको लॉन्च किसने किया? तो नीति आयोग के पेन टाइम के सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्होंने इसको लॉन्च करने का काम किया। और दोस्तों नीति आयोग के साथ एनजीओ काम करते हैं, कितने? तो 92,000 से अधिक उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया, यानी कि इसमें भाग लिया इसके लॉन्चिंग में। अब देखिए दोस्तों इसके अभियान के 2 भाग मुख्य हैं। पहला भाग कौन सा है दोस्तों? तो इसमें एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। वेब पोर्टल का क्या नाम है? तो www.covidthenewnormal.com दोस्तों इसको लॉन्च किया गया और यहाँ पर आप जा करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बताया क्या जाता है? इसमें दोस्तों बताया जाता है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, कि कैसे हम कोविड-19 से बच सकते हैं और जो भी व्यक्ति को संक्रमण हुआ है और कैसे उससे वो निकले, वो सारे सारे दोस्तों उपाय, सारी सारी कहानियां उसमें बताई हुई हैं। और दोस्तों इसका दूसरा पहलू ये है, दूसरा अभियान ये है कि हम दोस्तों जो भी हमारा मास्क है उसको सुचारू रूप से पहनते रहें जब तक पूर्ण रूप से ये वायरस खत्म ना हो जाए। ओके, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए, किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया? दोस्तों उठाया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा सरकार की तरफ से इस कदम को उठाया गया है। दोस्तों अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा? तो हम जानते हैं कि कोविड-19 के संक्रमण के दौरान और अभी फिलहाल में दोस्तों हमारे सारे के सारे स्कूल बंद हैं और जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। दोस्तों उनकी जो भी पढ़ाई है उनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। दोस्तों अब इसके तहत में हरियाणा सरकार ने रिलायंस जियो टीवी है दोस्तों उसके साथ हस्ताक्षर किया, उसके साथ करार किया। अब देखिए इसके माध्यम से 4 चैनलों को लॉन्च किया जाएगा और उस चैनल पर रोज के रोज दोस्तों जो भी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए तथ्य हैं, वीडियो हैं, उसको लॉन्च किया जाएगा और जो भी विद्यार्थी हैं हरियाणा के वो इस जियो टीवी पर जा करके इसका फायदा उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो भी दोस्तों उसमें मटेरियल रहेगा पढ़ाई से जुड़े हुए वो 7 दिनों तक रहेगा इन 4 चैनलों पर और जब भी विद्यार्थी को टाइम मिले तब वो उसको देख सकता है, पढ़ सकता है और 7 दिनों के बाद वहां से इसको डिलीट कर दिया जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के अनुसार 2020 में भारत के जीडीपी में कितना संकुचन होगा? तो संकुचन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4.5% का। अब देखिए दोस्तों संकुचन होगा क्यों? तो कोरोना वायरस के महामारी के दौरान इसकी रोकथाम, उपाय और आर्थिक गतिविधियों की मंदी के कारण, यानी कि जो भी हमारे इंडस्ट्री यानी कि जो हमारे इंडस्ट्री दोस्तों बंद थे कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान, हमारे लॉकडाउन के दौरान दोस्तों, तो इसी कारण संकुचन आया है। अब देखिए दोस्तों इसने ऐसा भी कहा है कि 2021 में जो भारत की जीडीपी है वो 6% रहने का अनुमान इसने लगाया है। और दोस्तों इसने ऐसा कहा है कि इकलौता ऐसा एशिया में देश है जिसकी जीडीपी 1% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा दोस्तों, हमने पूछा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? दोस्तों नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर यानी कि बाबर आजम को नियुक्त किया गया। आप देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया? तो सही जवाब दिया दोस्तों कुणाल कुमार सिंह, अमित मलिक, यश कुमार और रितेश कुमार, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। दोस्तों आज का प्रश्न है किस देश ने विरोध के लिए झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया? यानी कि किसी भी देश में अगर किसी दूसरे देश का विरोध किया जा रहा है तो उसके झंडे को नहीं जलाया जाएगा। इस बिल को किसने पास किया दोस्तों? आपको बताना है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। अगर आपको जितने भी प्रश्न के बारे में पता होगा सारा द्वारा दोस्तों कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। शेयर कहाँ करना है, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहाँ पर इसको शेयर करना है। ओके, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।